नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 4 सितंबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के विषयों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे द्वारा एनसीईआरटी फंडामेंटल कोर्स शुरू किया गया है और यह कोर्स 3 महीने का है और यह निःशुल्क कोर्स है, जिसे आप बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर लाइव देख सकते हैं, जिसकी शुरुआत 3 सितंबर से हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वह इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस लिंक का उपयोग करके आप आसानी से बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और एनसीईआरटी फंडामेंटल कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। आइए अब आज के सत्र के विषयों पर चर्चा कर लेते हैं। आज के सत्र में हम सबसे पहले नैनो यूरिया को लेकर के जो न्यूज़ आया है उस पर चर्चा करेंगे। वोस्टोक 22 और उसमें भारत के द्वारा जिस तरीके से जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है उसमें भाग नहीं लिया जा रहा है, उसको आधार बना करके जो न्यूज़ आया है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। महिलाओं के लिए जमानत, इसको आधार बना करके जो न्यूज़ आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हम इसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा एलसीए मार्क 2 और लोन ऐप केस, इस न्यूज़ को भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 1 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है नैनो यूरिया फास्ट ट्रैक्ड फॉर अप्रूवल डिस्पाइट इनकम्प्लीट ट्रायल। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है नैनो यूरिया की और ये टॉपिक जो है वह समान अध्ययन 3 कृषि से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर बात हो रही है नैनो यूरिया की। आप सभी को ध्यान में रखना है कि नैनो यूरिया का विकास इफ्को के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं इफ्को, उसके द्वारा नैनो यूरिया का विकास किया जा रहा है। अब यहाँ पर इफ्को बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम इफ्को की बात करें तो इफ्को हमारे देश का सबसे बड़ा बहुराज्य सहकारी समिति है जिसका पूर्ण स्वामित्व भारतीय सहकारी समितियों के पास है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और स्थापना के समय इसके मात्र 57 सदस्य थे। लेकिन अगर हम अभी देखें तो इफ्को जो है वह देश का सबसे बड़ा सहकारी कंपनी है और इसके साथ साथ सबसे बड़ा उर्वरक निर्माता भी है। और आपको ध्यान में रखना है कि इफ्को के द्वारा ही नैनो यूरिया का विकास किया जा रहा है। यहाँ पर केंद्र सरकार का ये कहना है कि यह जो नैनो यूरिया है किसानों का जो निर्भरता है पैक्ड यूरिया पर, जिसका उपयोग अभी किसान के द्वारा किया जाता है, उस पर जो उनकी निर्भरता है उसको यह कम करेगा। अब अगर हम नैनो यूरिया की बात करें जिसे लिक्विड नैनो यूरिया भी कहा जा रहा है, अगर हम इस पर चर्चा करें तो आपको ध्यान में रखना है कि जैसा कि मैंने कहा कि जो लिक्विड नैनो यूरिया है वह स्वदेश में ही तैयार किया गया है और यह जो है लिक्विड के फॉर्म में है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए इसे कहा जा रहा है लिक्विड नैनो यूरिया। और इस लिक्विड में यूरिया के नैनो कण होते हैं और आप सभी जानते हैं कि यूरिया जो है वह किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रासायनिक उर्वरक है, क्योंकि यूरिया जब खेतों में उपयोग किया जाता है तो यह पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है जो कि पौधों के विकास के लिए काफ़ी प्रमुख पोषक तत्व है। और यहाँ पर अगर हम लिक्विड नैनो यूरिया की बात करें तो यहाँ पर सरकार का ये दावा है कि यह जो लिक्विड नैनो यूरिया है उसका आधा लीटर का जो बोतल है वह 45 किलो की एक बोरी आती है यूरिया के, उसके बराबर है। और यहाँ पर सरकार का ये भी दावा है कि 2025 तक भारत में जितना भी यूरिया का उत्पादन होता है और उसके साथ साथ हम जितना भी लिक्विड नैनो यूरिया का उत्पादन करेंगे उससे भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि अभी हर साल भारत के द्वारा 90 लाख टन यूरिया की आयात की जाती है जिसकी लागत है लगभग 40,000 करोड़ रुपए। यानी कि अगर हम 2025 तक यूरिया के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो भारत को सालाना 40,000 करोड़ रुपए की बचत होगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि हम जिस नैनो यूरिया की बात कर रहे हैं वह लिक्विड फॉर्म में होता है और इसीलिए इसको कहा जाता है लिक्विड नैनो यूरिया। इस न्यूज में बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू की चर्चा की गई है, यानी कि यूरिया के प्रयोग को लेकर के चर्चा किया गया है। यहां पर यह बताने का प्रयास किया गया है किस तरीके से जो लिक्विड नैनो यूरिया है उसका प्रयोग जो ट्रेडिशनल यूरिया है उससे अलग होगा। अगर हम यूरिया के प्रयोग की बात करें तो आप सभी जानते होंगे कि यूरिया का जो इस्तेमाल है वह खेत में 3 बार किया जाता है। पहली बार यूरिया का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम बुवाई कर रहे होते हैं, यानी कि अगर आपको कोई फसल उगाना है तो आप सबसे पहले खेत को तैयार करते हैं और उसके बाद बीज की जो है बुवाई होती है। उस दौरान यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है किसानों के द्वारा पहली बार। उसके बाद जब पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं, यानी कि जब उनमें पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती है, तो उस समय उन्हें ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इसलिए किसान उस समय यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यह हो गया दूसरी बार उसका इस्तेमाल। पहली बार बुआई के समय, दूसरी बार जब उस बीज से पौधे निकल आते हैं, उसमें पत्तियां बनने लगती हैं, उस समय यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद पौधों के विकास के क्रम में यूरिया का फिर से इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि टोटल 3 बार किसानों के द्वारा अपने खेतों में यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम लिक्विड नैनो यूरिया की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि जो नैनो यूरिया है उसका जो इस्तेमाल है आपको 2 बार ही करना है। यानी कि बुआई के समय इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे, जब उनमें पत्तियां आने लगेंगी, उस समय लिक्विड नैनो यूरिया का छिड़काव करना है। यानी कि यह सीधे पौधों के पत्तों पर छिड़का जाता है। तो यह डिफरेंस आपको याद रखना है कि जो ट्रेडिशनल यूरिया है उसका इस्तेमाल किसानों के द्वारा अपने खेतों में 3 बार किया जाता है, लेकिन जो नैनो यूरिया है उसका इस्तेमाल किसानों के द्वारा मात्र 2 बार किया जाएगा। तो यह जो डिफरेंस है उसकी चर्चा इस न्यूज में किया गया है। इस न्यूज में यही बताने का प्रयास किया गया कि आखिर कैसे जो पारंपरिक यूरिया है उससे नैनो यूरिया बेहतर है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको समझना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो नैनो यूरिया है उसकी जो एफिशिएंसी है वो ट्रेडिशनल यूरिया से ज्यादा होगी। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो पारंपरिक यूरिया है उसकी दक्षता यानी कि एफिशिएंसी लगभग 25% के बराबर है, जबकि जो लिक्विड नैनो यूरिया होगा उसकी एफिशिएंसी लगभग 85 से 90% के बराबर हो सकती है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जब हम खेतों में पारंपरिक यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो वह उस तरीके से प्रभाव डालने में विफल रहता है, क्योंकि अक्सर किसान जो है गलत तरीके से इसका उपयोग करते हैं, जिसके कारण यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वह गैस बन के उड़ जाता है। इसी तरीके से सिंचाई के दौरान भी बहुत सारा जो यूरिया है वह खेतों से बह जाता है। लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है कि चूंकि जो लिक्विड नैनो यूरिया है उसका इस्तेमाल जो है सबसे पहली बार उस समय किया जाता है जब पौधे में पत्तियां आ गई होती हैं, तो इसीलिए जैसे ही आप इसका छिड़काव करेंगे खेतों में तो क्या होगा, पौधे की जो पत्तियां हैं वह इसे तुरंत अवशोषित कर लेती हैं, जिससे यह कहा जा रहा है कि इसकी जो एफिशिएंसी है वह लगभग 85 से 90% तक पहुंच जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो लिक्विड नैनो यूरिया है उसका एफिशिएंसी जो है वह पारंपरिक यूरिया से ज्यादा होगा, ऐसा दावा है सरकार का। इसके अलावा यहां पर सरकार का यह भी कहना है कि जो तरल नैनो यूरिया है उसका जो सेल्फ लाइफ है वो भी बहुत ही ज्यादा होता है, वह लगभग 1 वर्ष का है। यानी कि अगर आप आधा लीटर लिक्विड नैनो यूरिया का बोतल खरीदते हैं तो उसका सेल्फ लाइफ जो है वह 1 वर्ष का होगा। अभी क्या होता है कि अगर आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, एक बोरे को आप खोलते हैं यूरिया के और उसका आधा बोरा ही इस्तेमाल होता है, तो हमेशा जो है किसानों को यह डर रहता है कि अगर वह हवा के संपर्क में आएगा तो पूरा का पूरा जो यूरिया है वह खराब हो जाएगा, जिसे हम केकिंग कहते हैं। तो यहां पर किसानों को केकिंग की जो समस्या होती है कि हवा लगने से यूरिया का खराब हो जाना, उसकी चिंता किसानों को लिक्विड नैनो यूरिया में नहीं होगा।
तो इस तरह के एडवांटेज जो है वो लिक्विड नैनो यूरिया में बताए जा रहे हैं। तो इन सभी बातों की चर्चा यहाँ पर की गई है जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 11 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है एट वोस्टोक 22 व्हाई इज इंडिया नॉट ज्वाइनिंग नेवल ड्रिल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप सभी जानते हैं कि रूस में एक एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा है, इसका नाम है वोस्टोक 22। इसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन यहां पर भारत का यह कहना है कि वह जो है नेवल एक्सरसाइज में जो कि इसके दौरान होगा उसमें भाग नहीं लेगा। अब इसी को लेकर के यहां पे चर्चा किया गया कि आखिर वो क्या कारण है जिसके कारण भारत जो है वह नेवल ड्रिल में हिस्सा नहीं ले रहा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 से 7 सितंबर तक रूस जो है अपने पूर्वी क्षेत्र में एक वार्षिक सैन्य अभ्यास कर रहा है जिसमें भारत और चीन सहित 13 देशों ने अपने दल को भेजा है। नाम क्या है? वोस्टोक 22। यहां पर अगर हम उन देशों की बात करें जो इसमें भाग ले रहे हैं तो यहां पर मैंने उन सभी देशों के नाम दे दिए हैं जिसको कि आप यहां पर देख लेंगे, जिसमें अल्जीरिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, भारत, चीन, लाओस, मंगोलिया, इस तरह के देश जो हैं शामिल हैं। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि इस एक्सरसाइज में लगभग 50,000 से अधिक सैनिक शामिल होंगे। 5,000 से ज्यादा सैन्य उपकरण जो है इसमें शामिल होंगे, जिनमें 140 विमान और 60 युद्धपोत शामिल हैं। यानी कि काफी बड़ा जो है ये एक्सरसाइज होने वाला है जिसमें भारत भी भाग ले रहा है। आपको ध्यान में रखना है कि भारत की तरफ से गोरखा राइफल्स की एक टुकड़ी भेजी गई है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर हम इस अभ्यास की बात करें तो सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि जब से रूस के द्वारा यूक्रेन में हमला किया गया है उसके बाद से यह पहला एक बड़ा अभ्यास है जिसका आयोजन रूस के द्वारा किया जा रहा है। चूंकि यह अभ्यास 1 से 7 सितंबर तक चलेगा और यहां पर भूमि, वायु और समुद्र तीनों में जो है एक्सरसाइज किए जाएंगे। यानी कि यह जो सैन्य अभ्यास है उसमें भूमि, वायु और समुद्र यानी कि इसमें आर्मी भी शामिल होगी, नेवी भी शामिल होगा और एयर फोर्स भी शामिल होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि भारत के द्वारा सिर्फ गोरखा राइफल्स की एक टुकड़ी भेजी गई है और भारत का यह कहना है कि भारत यहां पर जो समुद्री अभ्यास होगा उसमें शामिल नहीं होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर क्यों भारत जो है समुद्री अभ्यास में शामिल नहीं हो रहा है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि यह जो सैन्य अभ्यास अभी हो रहा है वह रूस के व्लादिवोस्तोक में हो रहा है। इसे अगर हम मैप में देखें तो ये आप देख सकते हैं, ये है व्लादिवोस्तोक जो कि जापान से काफी करीब है। और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो नेवल एक्सरसाइज होगा वह उस एरिया में होगा। अगर हम इसे बड़े फिगर में देखते हैं तो यह उस एरिया में होगा जहां पर जापान और रूस के बीच में जो कुरिल आइलैंड है, खास करके जो साउदर्न कुरिल आइलैंड है, उसको लेकर के दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। चूंकि भारत का जो संबंध है वह रूस के साथ भी काफी अच्छा है और जापान भी हमारा मित्र देश है, इसीलिए भारत के द्वारा यह कहा गया है कि भारत सैन्य अभ्यास में हिस्सा तो लेगा, लेकिन इस सैन्य अभ्यास के तहत जो नेवल एक्सरसाइज किए जाएंगे जो कि इसी आइलैंड के आसपास होने वाले हैं, यानी कि सी ऑफ जापान और सी ऑफ ओखोटस्क में, उसमें जो है भारत भाग नहीं लेगा क्योंकि इस क्षेत्र को बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है। और जापान और रूस के बीच में जो साउदर्न कुरिल आइलैंड है जिसको कि यहां पर रेड कलर से दिखाया गया है, उसको लेकर के अभी भी काफी डिस्प्यूट चल रहा है। दोनों इस आइलैंड पर जो है अपना अपना दावा करते हैं और चूंकि भारत की दोस्ती दोनों से है तो यहां पर भारत ने एक तरीके से तटस्थ रहना ज्यादा उचित समझा है। तो इस बात की चर्चा जो है इस न्यूज में किया गया है। अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा किया गया है इसी न्यूज में। यहां पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर भारत के द्वारा इसमें जो भागीदारी की जा रही है उसका मतलब क्या है, क्या संदेश भारत जो है दुनिया के देशों को देना चाहता है। यहां पर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण संदेशों की बात हो रही है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर पहली बात यह कहा जा रहा है कि यहां पर भारत यह दिखाना चाहता है कि भारत का
रूस के साथ संबंध अभी भी जारी है। आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस पर पश्चिमी देशों के द्वारा, यूएस के द्वारा कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन भारत जो है इसमें शामिल नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा संबंध जो है वह रूस के साथ अभी भी काफी अच्छा है। सैनिक साजो सामान के लिए, हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको देखते हुए हमें जो है रूस की जरूरत है। तो यहां पर जो है साफ साफ एक जो संदेश भारत के द्वारा दिया गया है दुनिया को, वो ये है कि भारत जो है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रूस के साथ अपने संबंधों को जारी रखेगा। यहां पर जो दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश भारत के द्वारा दुनिया के देशों को भेजा गया है, वो है संतुलन और गुटनिरपेक्षता। जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, उसके बाद से यूरोपीय देशों के द्वारा, अमेरिका के द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाए गए और यहां पर रूस को साथ मिला चीन का। अगर हम देखें तो भारत ने इस मौजूदा संकट में काफी संतुलित और गुटनिरपेक्षता का जो एक सिद्धांत है उसको अपनाया। भारत ने ना तो अमेरिका और यूरोप का जो गठबंधन है उसका साथ दिया और ना ही भारत ने रूस और चीन का साथ दिया। भारत ने इस बात की आलोचना की कि रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला जो किया गया है वो काफी गलत है। भारत ने यह भी कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के द्वारा जिस तरीके से रूस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं वो भी सही नहीं है। तो यहां पर एक तरीके से जो अमेरिका और यूरोपीय देशों का गठबंधन है और जो रूस और चीन का अलायंस है, वह दोनों एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं, जिसमें भारत जो है एक तरीके से तटस्थ खड़ा हुआ है। तो यह एक संदेश भारत के द्वारा भेजा गया है कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं है, वह सबसे पहले अपने हितों को ध्यान में रखेगा। दूसरी तौर पे हम यह भी समझ सकते हैं कि भारत जो है अमेरिका के साथ जो उसका गठबंधन है, जो उसकी दोस्ती है, उसको भी बना करके रखेगा। यूरोपीय देशों के साथ जो उसका गठबंधन है उसको भी बना करके रखेगा। रूस के साथ जो भारत का संबंध है वह उसको भी बना करके रखेगा। तो भारत जो है अपने हित को देखते हुए इन सभी समूहों के साथ जो अपने संबंध है उसको बनाए रखेगा। जो तीसरा संदेश यहां पर भारत के द्वारा देने का प्रयास किया गया है वो काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से मैंने कहा कि भारत जरूर इस सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रहा है, लेकिन भारत ने कहा है कि वह नेवल एक्सरसाइज में भाग नहीं लेगा। तो यहां पर एक तरीके से भारत ने यह स्थिति साफ करने का प्रयास किया है कि भारत जापान की चिंताओं के साथ भी खड़ा है, उसके प्रति भी संवेदनशील है। यानी कि एक ऐसा इलाका जहां पर रूस और जापान किसी एक क्षेत्र की संप्रभुता को लेकर के एक दूसरे के साथ संवाद में है, उनके साथ डिस्प्यूट है, तो वहां पर हमें जो है इन दोनों देशों के अपने अपने दावे का सम्मान करना चाहिए और किसी भी देश को इस क्षेत्र में आकर के जो यथास्थिति है उसको बिगाड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसा कि अमेरिका ने भी जो है इस एक्सरसाइज के दौरान कहा है कि यह जो एक्सरसाइज हो रहा है, जो कि सी ऑफ जापान और ओखोटस सागर के पास हो रहा है, वह एक तरीके से रूस के द्वारा जापान को भड़काने के लिए किया जा रहा है। तो यहां पर कहीं ना कहीं भारत के द्वारा यह संदेश दिया गया है कि जब मुद्दा दो देशों के बीच का है तो यहां पर इन दोनों देशों के मत का सम्मान करना अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का क्या है, एक तरीके से कर्तव्य है। और भारत ने इसके जरिए यह भी बता दिया है कि भारत किसी भी देश की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करता है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आने वाले समय में भारत के द्वारा क्वाड की मीटिंग की मेजबानी भी की जा रही है। साथ ही साथ व्यापार और रक्षा पर अमेरिका और जापान के साथ भारत जो है वार्ता भी कर रहा है। यहां पर जो चौथा संदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये है कि भारत यह बताना चाहता है कि वह चीन को एक साथ कई मोर्चों पर घेरने के लिए भी तैयार है। आप सभी जानते हैं कि लद्दाख के मुद्दे पर भारत और चीन के बीच जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं अटका हुआ है और यहां पर भारत सरकार ये चाहता है कि जिस भी मोर्चे पर जो भी संगठन जहां पर चीन जो है सदस्य के रूप में है, वहां पर चीन पर दबाव बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि जिस मोर्चे पर चीन जाएगा, जिस संगठन में चीन होगा, वहां पर भारत जो है नहीं जाएगा। आप सभी को ध्यान में रखना है कि एससीओ की मीटिंग में भी भारत जो है शिरकत करता है, वहां पर चीन एक सदस्य के रूप में मौजूद है।
तो यहां पर भारत सरकार का यह कहना है कि वह चीन के साथ कई मोर्चों पर जुड़ने के लिए तैयार है, अगर चीन अपने और भारत के संबंधों को समान बनाने की दिशा में पहल करता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। यहां पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि भारत ने क्यों जो है वोस्टोक 22 में नेवल एक्सरसाइज में भाग नहीं लिया और किस तरीके से भारत का ये जो डिसीजन है वो बहुत ही अच्छा डिसीजन है, और जो 4 संदेश यहां पर भारत ने देने का प्रयास किया है जिसकी चर्चा यहां पर की गई है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए एक और न्यूज की हम यहां पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 11 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है बेल फॉर वुमेन, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, और यहां पर इस बात की चर्चा की गई है कि कानून के तहत ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो महिला अभियुक्तों के लिए अनुकूल हैं, यानी कि उनको कुछ सुविधाएं देती हैं। आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो नए हमारे चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा ये कहा गया है अभी कि जब भी कोर्ट महिलाओं को जमानत देने को लेकर के सोचे या बात करे तो उन्हें जो है कुछ ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए महिलाओं के प्रति। अब इसी के आलोक में यहां पर यह समझाने का प्रयास किया गया कि आखिर जो जमानत के प्रावधान हैं उनमें महिलाओं को या फिर गिरफ्तारी से जुड़े हुए जो प्रावधान है उनमें महिलाओं को कौन कौन से सुविधाएं दी गई हैं या फिर कौन कौन से जो छूट हैं उनको दी गई हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि जो जमानत के प्रावधान है उनमें महिलाओं को किस तरीके की छूट दी गई है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि सीआरपीसी की धारा 437 जो ये कहता है कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जो कि गैर जमानती है, यानी कि अगर आपने कोई गैर जमानती अपराध किया है तो यहां पर उस व्यक्ति को जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो अपराध उस व्यक्ति ने किया है उसके लिए उसे मृत्यु या फिर आजीवन कारावास का दंड हो सकता है। तो यहां पर एक व्यक्ति को जो है जमानत नहीं मिल पाता है। इसी के साथ साथ यहां पर यह भी कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को एक ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसमें उसे मृत्यु, आजीवन कारावास या फिर 7 वर्ष या उससे अधिक अवधि की सजा हो सकती है तो उस व्यक्ति को भी यहां पर जमानत नहीं मिल पाएगा। और यहां पर धारा 337 में यह भी कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक मौकों पर अपराधों के लिए 3 से 7 साल के बीच की अवधि की सजा के लिए दोषी ठहराया गया है तो उस व्यक्ति को भी जमानत नहीं मिलना चाहिए। तो यहां पर बात हो रही है सीआरपीसी की धारा 437 की, लेकिन इसका एक अपवाद भी है। यहां पर यह कहा गया है कि इन मामलों में भी जमानत दी जा सकती है अदालत के द्वारा यदि जो व्यक्ति है उसकी आयु 16 वर्ष से कम है या फिर जो अभियुक्त है वह महिला है या फिर जो व्यक्ति है वह या तो बीमार है या फिर दुर्बल है। तो ऐसे कंडीशन में इन अपराधों में भी उस व्यक्ति को जमानत दिया जा सकता है। तो यहां पर आपको इसके जो अपवाद हैं उसको ध्यान में रखना है। तो अगर कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु का है या फिर वह एक महिला है या फिर अगर कोई व्यक्ति बीमार या फिर दुर्बल है तो उन्हें जो है इससे छूट मिल जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर महिलाओं को थोड़ा विशेष जो है छूट दिया जाता है। इसी तरीके से अगर हम धारा 160 की बात करें तो ये क्या कहता है, मान लीजिए पुलिस जो है किसी अपराध की जांच कर रही है और उसको लगता है कि उसे किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने में बुलाना चाहिए। तो धारा 160 पुलिस को यह अधिकार देती है कि वह किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने में पेश होने का आदेश दे। लेकिन यहां पर जब महिला की बात आती है तो यहां पर एक छूट दिया गया है और कहा गया है कि मान लीजिए पुलिस को एक महिला को पूछताछ करने के लिए बुलाना है, उससे पूछताछ करना है, तो यहां पर पुलिस महिला को थाने में नहीं बुलाएगा बल्कि वह महिला के निवास स्थान पर जाकर के उसके साथ पूछताछ कर सकता है। यानी कि अगर पुलिस को उस महिला से पूछताछ करनी है किसी केस के मुद्दे पर तो यहां पर उस पुलिस अधिकारी को पूछताछ करने के लिए उस महिला के निवास स्थान का दौरा करना पड़ेगा, ना कि उस महिला को वह
थाने में हाजिर होने के लिए कह सकता है। यहां पर यह जो छूट है वह 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी है। वैसे व्यक्ति जिनका उम्र जो है 65 से ज्यादा का हो चुका है उसको भी यह छूट दिया जाता है, यानी कि उसके घर में जाकर के पुलिस पूछताछ करता है, ना कि उसे थाने बुलाता है। इसी तरीके से ऐसा व्यक्ति जो मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है उस व्यक्ति को भी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर महिला को भी यह सुविधा दिया गया है कि अगर किसी केस के सिलसिले में पुलिस अधिकारी को उससे पूछताछ करनी है, उससे बात करना है, तो वह उसे थाने में नहीं बुला करके खुद उसके घर जाएगा। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। यहाँ पर यह कहा गया है कि 1980 और 1989 में, यानी कि 1989 में अपनी 84 और 135th रिपोर्ट में विधि आयोग ने यह सुझाव दिया था कि यहां पर जो छूट में स्थान शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसे जो है निवास स्थान में संशोधित कर देना चाहिए। यानी कि जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई महिला है तो पुलिस को जो है उसके स्थान पर, मतलब वो जहां पे रहती है वहां पर जाकर के पूछताछ करना होगा। क्योंकि वहां पर जो छूट दिया गया उसमें सिर्फ स्थान शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसे यहां पर बदलने की सिफारिश की गई, किससे? निवास स्थान से। यानी कि जब इसको क्लियर कर दिया जाएगा कि अगर मान लीजिए पुलिस अधिकारी को किसी महिला से पूछताछ करनी है तो वह पुलिस अधिकारी उस महिला के निवास स्थान पर जाएगा उससे पूछताछ करने के लिए, ना कि उसे थाने में बुलाएगा। तो इस तरह की छूट जो है महिलाओं को दिया गया है। गिरफ्तारी को लेकर के भी महिलाओं को कुछ छूट दिया गया है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो सीआरपीसी की धारा 41 है वो ये कहता है कि अगर आपने संज्ञेय अपराध किया है तो यहां पर एक पुलिस अधिकारी बिना न्यायिक आदेश यानी कि वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिस पर कि संज्ञेय अपराध का आरोप लगा हुआ है। और अगर हम धारा 46 को देखें तो यहां पर यह कहा गया है कि मान लीजिए एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को जिस पर कि संज्ञेय अपराध का आरोप लगा हुआ है बिना वारंट के अगर उसको गिरफ्तार करने जाता है और अगर वह व्यक्ति हिरासत का विरोध करता है तो यहां पर पुलिस जो है वह धारा 46 का इस्तेमाल करते हुए शारीरिक रूप से उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। यानी कि अगर आप भागने का प्रयास कर रहे हैं, आप हिरासत का विरोध कर रहे हैं, तो यहां पर पुलिस जो है आपको जबरदस्ती पकड़ करके जो है हिरासत में रख सकती है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 2009 में सीआरपीसी के इस प्रावधान में एक संशोधन किया गया और यहां पर यह कहा गया कि मान लीजिए एक पुलिस अधिकारी एक महिला को गिरफ्तार करने गया है जिस पर कि संज्ञेय अपराध का आरोप लगा हुआ है, बिना वारंट के आप क्या गए हैं उस महिला को गिरफ्तार करने के लिए गए हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वह महिला गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है तो यहां पर सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी ही उस महिला को छू सकती है। यानी कि जैसा मैंने कहा कि अगर आप भागने का प्रयास कर रहे हैं, आप गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं तो पुलिस वाले आपको जबरदस्ती पकड़ करके गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन अगर यहां पर महिला है तो यहां पर जो पुरुष पुलिस अधिकारी है वह उस महिला को टच नहीं करेगा। यहां पर जो महिला पुलिस अधिकारी है वही उस महिला को हिरासत में ले सकता है, यानी कि फिजिकली टच कर सकता है। इससे पहले इन्हीं प्रावधान में 2005 में भी एक संशोधन किया गया था और कहा गया था कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले किसी भी महिला को आपको गिरफ्तार नहीं करना है। हाँ, हालांकि यहां पर एक छूट दिया गया, यहां पर यह कहा गया कि अगर परिस्थितियां असाधारण है और यहां पर आपको महिला को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार करना है या फिर सूर्योदय के पहले गिरफ्तार करना है तो यहां पर एक महिला पुलिस अधिकारी को सबसे पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेनी होगी, तभी वह महिला पुलिस अधिकारी उस महिला को सूर्यास्त के बाद या फिर सूर्योदय के पहले गिरफ्तार कर सकती है। तो यहां पर कुछ छूट महिलाओं को दी गई है, चाहे वह जमानत को लेकर के हो, चाहे वह गिरफ्तारी को लेकर के हो, चाहे वह पूछताछ को लेकर के हो। तो यहां पर जो है इन्हीं सब बातों की चर्चा की गई है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। आइए एक और न्यूज की हम यहां पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है फ्लाइट टेस्ट ऑफ LCA Mark II टू बी कंप्लीटेड बाय 2027।
ये टॉपिक सामान्य अध्ययन 3 सुरक्षा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर यह चर्चा की जा रही है कि सरकार के द्वारा यानी कि जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी है जिसे हम बोलते हैं CCS, उसके द्वारा LCA Mark II के डेवलपमेंट के लिए फंड रिलीज कर दिया गया है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि जो LCA Mark II होगा उसका जो निर्माण है वह 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं LCA Mark II को लेकर के। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जो LCA Mark II होगा उसे 2024 में रोल आउट किया जाएगा और सारी जो उसकी टेस्टिंग है वह 2027 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगर हम Mark II की बात करें तो इसमें जो है कुछ एडवांस फीचर हैं जो कि LCA और LCA Mark Ia से काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे यहाँ पर यह कहा गया है कि जो LCA Mark II होगा वह लगभग 6500 किलोग्राम के जो वेपन है उसको कैरी कर सकता है, जबकि अगर हम LCA की बात करें तो वो मात्र 3500 केजी के वेपन ही कैरी कर सकता है। उसी तरीके से यह एक बहुत ही पावरफुल फाइटर प्लेन होने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो LCA Mark II है उसमें जनरल इलेक्ट्रिक का GE 414 इंजन लगा होगा, जबकि अभी जो LCA है उसमें GE 404 इंजन लगा होता है। यहां पर जो इंजन Mark II में इस्तेमाल होगा यानी कि GE 414 वह जो है 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करेगा, यानी कि पावर के मामले में भी जो LCA Mark II है वह LCA और LCA Mark Ia से ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर दी गई है जिसको कि आपको नोट डाउन कर लेना है। आइए एक और न्यूज को हम यहां पर देख लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 1 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है ED सर्चेस फिनटेक फॉर्म इन लोन ऐप केस। तो यहां पर यह कहा गया है कि ED के द्वारा लोन ऐप केस में कुछ छापेमारी की गई है। आप सभी जानते होंगे कि ED के द्वारा जो NBMC है यानी कि जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं उनके मामले की जांच की जा रही है। और यहां पर ED का यह कहना है कि इन NBFC ने RBI के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करके उधार दिया है। ED के अनुसार जब ED ने इन NBFCs की जांच शुरू की तो यहां पर कई ऐसी कंपनियां जो कि इंस्टेंट उधार देती हैं उन्होंने अपने कंपनी को बंद कर दिया, और यहां पर जो पैसे उनके पास इससे कमाए हुए थे उनको उन्होंने क्या किया, फिनटेक कंपनियों के माध्यम से क्रिप्टो संपत्ति खरीद में डाइवर्ट कर दिया। और उसके बाद ये सारा का सारा पैसा जो है मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए विदेशों में चला गया। इस सिलसिले में ED ने जो है वजीर एक्स नामक जो क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी है उससे जुड़े हुए परिसरों की तलाश ली थी और उसके 64 करोड़ रुपए को सीज किया था। ED का आरोप है कि ये जो NBFC कंपनियां हैं यानी कि जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं उन्होंने लोगों के जो व्यक्तिगत डेटा हैं, जो पर्सनल डेटा है, उनका दुरुपयोग किया है। जिन लोगों ने इनसे ऋण लिया था उससे उन्होंने ज्यादा ब्याज दरें वसूल की हैं। तो यहां पर साफ साफ फ्रॉड का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है जिसकी जांच ED के द्वारा किया जा रहा है। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ्को द्वारा उत्पादित तरल नैनो यूरिया क्या है और यह भारत में कैसे नाइट्रोजन उर्वरकों के उपयोग में संभावित क्रांति ला सकता है। तो इस पर हमने काफी चर्चाएं की हैं। यहां पर जब आप उत्तर लिखेंगे तो ये समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो लिक्विड नैनो यूरिया है वो क्या है। मैंने आपको यहां पर सब कुछ बताया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका यह है कि यह किस तरीके से पारंपरिक यूरिया से बेहतर है। तो जो एफिशिएंसी को लेकर के मैंने आपको यहां पर चर्चा की है उसका इस्तेमाल करके आप आसानी से अपने उत्तर को लिख सकते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, वोस्तोक 22 सैन्य अभ्यास में भारत की भागीदारी से US, EU, रूस और चीन समूहों को क्या संदेश जाता है, इस पर चर्चा करें। तो इस पर हमने खुल करके चर्चा की है। जो सबसे अंतिम मैंने चर्चा किया था कि भारत के भागीदारी का अर्थ क्या है, और वहां पर जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कि भारत वोस्तोक 22 में भाग लेकर के दुनिया के देशों को क्या संदेश देना चाहता है, आप उसका इस्तेमाल यहां पर करें और आप आसानी से यह समझाने में सफल होंगे कि आखिर भारत जो है इसमें भागीदारी करके
क्या संदेश देना चाहता है दुनिया के देशों को। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर लिखने का प्रयास करें। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। जो महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई हैं उसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दूसरे लोगों को भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।